मेन हीरो, जो पहले एक डिलीवरी मैन था, अनजाने में एक लेजेंडरी सागा की शुरुआत कर देता है। वह सिर्फ जॉब ही नहीं बदलता बल्कि सीधे एक अजीब कल्टीवेशन रेल्म में पहुंच जाता है। एक प्राचीन ब्लड लाइन आर्टिफैक्ट खुद उसे चुन लेता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है, और इसी तरह उसे मिस्टिकल डायमेंशंस के बीच फ्री में आना जाना करने की पावर मिल जाती है। हर नई दुनिया जहां वह कदम रखता है, तुरंत ही वहां हंगामा और खतरा पैदा हो जाता है। उसके हाथ का आम सा बेकार सामान भी रेयर ट्रेजर बन जाता है। जो रैंडम पौधे उसके साथ लग जाते हैं, वे धीरे धीरे और भी खतरनाक स्पिरिट बीस्ट्स में बदल जाते हैं। जो साधारण खाना वह साथ रखता है, वह इमॉर्टल डेलिकेट्स में बदल जाता है। एक ताकतवर फैक्शन का हेड उसे मिलते ही झुककर सलाम करता है, यहां तक कि एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड भी उससे बात करते समय कांपने लगता है। अब सारी नजरें लियोयान सिटी की मशहूर ट्रेड गिल्ड पर टिक जाती हैं। हॉल के अंदर एक खास ऑक्शन आइटम को लेकर माहौल में जबरदस्त तनाव भरा हुआ है। खोई हुई स्क्रिप्चर की अफवाह सुनते ही लोगों के मन में लालच भड़क उठता है। खबर देने वाला एक ताकतवर रिवल का नाम बताता है और उसी पल कई लोगों की महत्वाकांक्षा टूट जाती है। जिसका जिक्र होता है वह यंग मास्टर ऐसे रौब में है जैसे राज करने के लिए ही पैदा हुआ हो। भीड़ अभी संभल ही रही होती है कि ऑक्शन होस्ट की एंट्री हो जाती है। गिल्ड की महिला स्टीवर्ड आधिकारिक तौर पर बिडिंग शुरू होने का ऐलान करती है। पहला सेक्ट डिफाइनिंग टेक्निक चौंका देने वाली शुरुआती कीमत के साथ सामने आता है। भीड़ की जोरदार चीख पुकार के बीच बोली कि रकम तेजी से ऊपर जाने लगती है। अचानक एक नोबल अनकहे नियम तोड़ते हुए भारी रकम की पेशकश कर देता है। पूरे हॉल में कीमत का इतना बड़ा फर्क देखकर सन्नाटा छा जाता है। होस्ट उस दबदबे वाली बोली की पुष्टि करती है और बाकी सब बेबस रह जाते हैं। तभी जब सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया, एक ट्रेजर रिंग पहने हाथ चुपचाप ऊपर उठता है। उस हल्की सी आवाज से पूरा माहौल थम जाता है। वह युवक शांति से ऐसी कीमत बोलता है कि हर नोबल का चेहरा पीला पड़ जाता है। देखने वाले समझ जाते हैं कि इस एक चाल ने पुराना सिस्टम ही हिला दिया है। दूसरा बोली लगाने वाला गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे बीच में रोक दिया गया है। स्टीवर्ड अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखती है और नतीजा घोषित करने को तैयार रहती है। चांदी बालों वाला एक सर्वेंट उसे संयम रखने को कहता है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही राइवल पीछे हटता है, उस युवक को सही मालिक घोषित कर दिया जाता है। कई निराश दर्शक बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। स्टीवर्ड एक नया आइटम दिखाती है जो असल में ऑक्शन की असली खास चीज है। एक लेजेंडरी टोकन को देखते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है। एक एल्डर उसकी राजनीतिक अहमियत बड़े अलायंसेस में समझाता है। मेन हीरो जिज्ञासा से उस नाम के बारे में पूछता है जो उसने कभी नहीं सुना। कोई बताता है कि यह सेक्रेड लैंड में सारे ट्रायल्स को पार किए बिना सीधा जाने का शॉर्टकट है। इसकी कीमत ऐसी है जैसे सभी कानूनों से ऊपर एक वीआईपी पास मिल गया हो। अमीर यंग लॉर्ड ताना मारते हुए अपने राइवल को किस्मत वाला बेवकूफ कहता है। जैसे ही वह बोली लगाने की तैयारी करता है, उससे पहले ही एक हैरान कर देने वाली रकम बोली जाती है। उस कीमत से पूरा हॉल सुन्न पड़ जाता है। यंग लॉर्ड का चेहरा यकीन न कर पाने से बिगड़ जाता है। वहीं वह युवक सबकी हैरानी देखकर खुद उलझन में दिखता है। स्टीवर्ड खुशी में लगभग काबू खो देती है और तुरंत सौदा पक्का कर देती है। उसकी ज्यादा उत्साह भरी हरकत से प्रोटोकॉल भी टूट जाता है और भीड़ हैरान रह जाती है। वह तुरंत बोली लगाने वाले के पास जाकर सख्त पेमेंट मेथड्स की पुष्टि करना चाहती है। युवक पेमेंट में थोड़ी देरी की मांग करता है और उसे एक प्राइवेट रास्ते से बाहर ले जाया जाता है। हार चुका नोबल गुस्से से भरकर चुपके से अपने राइवल की जांच कराने का आदेश देता है। एक बंद कमरे में स्टीवर्ड उसे भरोसा दिलाती है कि उनकी बैकअप फोर्सेस तैयार हैं। तनाव कम होते ही वह आखिरकार आराम से सांस लेता है। वह अपनी ट्रेजर रिंग उतारता है। साफ दिख रहा होता है कि वह कोई राज खोलने वाला है। छोटा सा वह वस्तु हवा में घूमने लगता है और अजीब निशान चमकने लगते हैं। तेज रोशनी फूट पड़ती है और आसपास की जगह मुड़ने सी लगती है। उसकी आकृति खींचकर उसके असली होमलैंड में लौट जाती है। उसकी असली पहचान और दो रेल्म्स के बीच यात्रा करने की ताकत सामने आ जाती है। यह सब एक छोटे से हादसे से शुरू हुआ था,
जिसने उसकी ब्लड लाइन में छिपे एंशिएंट रेलिक को जगा दिया था। उसका पहला रोम जंप बहुत अफरा तफरी भरा था और वह कुछ अजीब चीजें साथ ले आया था जिन पर सबका ध्यान गया। यह दूसरी दुनिया बेहद कठोर सर्वाइवल रूल्स पर चलती है। उसके हाथ की एक साधारण सब्जी स्पिरिचुअल रोशनी से चमकने लगती है। लोग उसे रेयर ट्रेजर मान लेते हैं और तुरंत बोली की होड़ लग जाती है। एक पल में उसकी किस्मत बदल जाती है। उसकी पहली कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है, वह भी ऐसी चीज से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बार बार के अनुभवों से वह इस दुनिया की बनावट समझने लगता है। महाद्वीप 5 अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इनके अलावा कुछ फॉरबिडन जोन्स भी हैं जो सामान्य नियमों से बाहर हैं। कुछ इलाकों पर विदेशी जातियां राज करती हैं। सबसे खतरनाक जगह पर डार्क फोर्सेस इकट्ठा रहती हैं। बाकी हिस्सा इंसानों के विस्तार और इस्तेमाल के लिए है। सदियों के संघर्ष के बाद 3 रेसेस के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ है। कल्टीवेशन रैंक ही ताकत और दर्जा तय करता है। बॉडी टेम्परिंग फेज 7 बढ़ते हुए स्तरों में बटा है। डिवाइन आर्ट्स का रास्ता ऊंची ऊर्जाओं तक पहुंच देता है। अल्टीमेट रेल्म्स किसी भी कल्टीवेटर की यात्रा की चरम सीमा माने जाते हैं। कई छिपे नियम हैं जिन्हें खुद खोजा जाता है। इंटर रेल्म ट्रैवल के नियम कहते हैं कि केवल प्राकृतिक जीवित प्राणी ही सुरक्षित पार जा सकते हैं। सामान ले जाने की सीमा बहुत सख्त है। ज्यादा हुआ तो तुरंत असफलता होती है। दूसरी दुनिया के जीव मॉर्टल वर्ल्ड में आकर बदल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि रेलिक अपने आप कपड़ों को एडजस्ट कर देता है ताकि कोई अजीब बात छिपी रहे। वापस असली दुनिया में आकर उसे एहसास होता है कि खर्च करने की खुशी में वह अपनी कमाई की समस्या भूल गया था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके चेहरे पर भरोसे भरी मुस्कान आ जाती है। नई योजना तैयार है। समय बीतता है और बाहर इंतजार से लोग शिकायत करने लगते हैं। स्टीवर्ड शांत रहती है और अभी देखती रहने का फैसला करती है। गार्ड्स को कमरे के अंदर कुछ अजीब लगने लगता है। अफवाहें सुनकर वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है। आखिरकार वह खुद अंदर जाकर देखने का फैसला करती है। दरवाजा खुलते ही एक अनपेक्षित दृश्य सामने आता है। दोनों अचानक आमने सामने टकरा जाते हैं और अजीब सी चुप्पी छा जाती है। वह मजाक कर माहौल हल्का कर देता है। वह खुद को संभाल कर सीधे पेमेंट की बात पर आती है। बाहर से विनम्र, लेकिन अंदर से अगर धोखा हुआ तो जवाब देने को तैयार रहती है। वह मानता है कि संसाधन जुटाना आसान नहीं है। गार्ड्स उसकी बात गलत समझकर बल प्रयोग की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही तनाव चरम पर पहुंचता है, वह एक चमकता हुआ स्पिरिट क्रीचर दिखाता है जो सबको चौंका देता है। वह कहता है कि असली बात तो इसी के बारे में करनी चाहिए। स्टीवर्ड उसे पहचान लेती है कि यह एक दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब है जो इलाज और लंबी उम्र देता है। वह सीधे पूछता है कि क्या यह सोने की पेमेंट की जगह काफी है। इतनी असंभव मात्रा देखकर उसका संयम टूट जाता है। स्पिरिट बीस्ट्स का ढेर ही एक बड़ी दौलत के बराबर है और यह सब साधारण कामगारों के साथ की गई एक छोटी सी भलाई से शुरू हुआ था। सबके हैरान चेहरों के सामने वह इन जीवों की असली उत्पत्ति शांति से बता देता है। स्टीवर्ड तुरंत सौदेबाजी शुरू कर देती है। इस दुर्लभ संबंध को बनाए रखने के लिए वह सही सही हिसाब लगाता है और सौदा पलट देता है ताकि अब गिल्ड उस पर उधार में आ जाए। वादे से खुश होकर वह बिना किसी झंझट के लेन देन मान लेता है। थोड़ी देर बाद वह भूल भुलैया जैसी सीढ़ियों के नीचे बने रास्ते से हथियारों का बड़ा जखीरा लेकर निकल जाता है। गायब होने से पहले वह ऐसा मजाकिया वादा करता है जिससे स्टीवर्ड के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। नए गार्ड्स खाली हो चुके वॉल्ट को देखकर घबरा जाते हैं। स्टीवर्ड इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह अचानक रुक जाता है। उसे आगे खतरे का एहसास होता है। तभी डाकुओं का एक गिरोह सामने आ जाता है और खुलेआम उसके ट्रेजर्स की मांग करता है, लेकिन वह उन्हें पूरी तुच्छता से जवाब देता है। बिल्कुल निडर डाकू गुस्से में तुरंत हमला कर देते हैं। मौत के किनारे पर पहुंचते ही वह अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी सक्रिय कर देता है। उसका शरीर पल भर में गायब हो जाता है और उसके दुश्मन हैरान रह जाते हैं। वापस मॉर्टल वर्ल्ड में आकर उसे समझ आता है कि रियल्म ट्रैवल की सीमाएं कितनी कठोर और निर्दयी हैं।
वह अपने लापरवाह दिखावे पर सोचता है और तय करता है कि अब उसे मार्शल टेक्निक्स सीखनी ही होंगी। पहले वह कल्टीवेशन से बचता था क्योंकि मैनुअल्स बहुत कठिन और उलझे हुए लगते थे, लेकिन इस बार जैसे ही वह किताब खोलता है कुछ अजीब होता है। कल्टीवेशन टेक्स्ट जीवंत हो उठता है और आश्चर्यजनक रूप से आसान समझ में आने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में सीखना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज है। अल्टीमेट पावर की राह धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगती है। आत्मविश्वास से भरा वह अपनी नई यात्रा पर कदम रखता है। आधे महीने बाद एक बंजर मैदान में उसकी पहली ताकत फूट पड़ती है। उसका एक मुक्का विशाल चट्टान को चकनाचूर कर देता है और उसके पीछे उसकी आकृति उभरती है। तेज सांस लेते हुए वह मानता है कि उसकी कड़ी ट्रेनिंग रंग लाई है। लगातार कल्टीवेशन ने उसके शरीर को चुस्त और ताकत को प्रबल बना दिया है। उसे महसूस होता है कि उसकी काया में ताकत और अंग उसकी दिखने वाली सीमा से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब वह एक मार्शल कल्टीवेटर बन चुका है, फिर भी उसे एहसास है कि खतरा करीब आ रहा है। तभी दूर से मदद की चीख सुनाई देती है। आगे एक गांव वालों का समूह जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। वह खतरनाक दृश्य उसकी नजर में साफ आ जाता है। जानवरों की आंखें खून की प्यास से चमक रही हैं। एक जानवर खून से भीगे दांतों के साथ एक बच्चे पर झपटता है। उसी पल एक मुक्का उसके खोपड़ी को तोड़ देता है। वह सीधे लड़ाई में कूद पड़ता है और हमलावर को कुचल देता है। जोरदार टक्कर की आवाज से सब चौंक जाते हैं। गुस्से में झुंड का नेता दहाड़ता है और पलटवार का संकेत देता है। वह लड़की के सामने खड़ा होकर इस लड़ाई को अभ्यास की तरह लेता है। सारे जानवर एक साथ पागलों की तरह गरजते हुए हमला करते हैं। वह बिना झिझक चिल्लाकर पलटवार करता है। उसकी भारी ताकत उन्हें भूसे की गुड़ियों की तरह उड़ा देती है। आखिरकार वह शांत हो जाता है। खतरा खत्म हो चुका है। बचाए गए लोग आश्चर्य और कृतज्ञता से उसे देखते हैं। दूसरे जंगल में वह अपनी ताकत की परीक्षा जारी रखता है। एक ही वार में विशाल पेड़ गिर जाता है। उसके प्रहारों से तने एक एक कर ढहते जाते हैं। बचाई गई लड़की उसे पानी लाकर देती है और प्रशंसा से अपना परिचय देती है। गांव वाले जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं, अपने घर दोबारा बनाने के उत्साह में। वह विनम्रता से कहता है कि इसमें खास कुछ नहीं था। उसे अपने उपकारी के निमंत्रण की याद आती है। कृतज्ञता और पहचान स्पष्ट हो जाती है। पहाड़ के खतरों की चेतावनी देकर उसे गांव में सुरक्षित रहने का निमंत्रण दिया जाता है। लड़ाई के बाद अजनबी लोग उसे लौटे हुए नायक की तरह मानते हैं। उनकी दया ठुकराना नहीं चाहता, इसलिए वह शांति से ट्रेनिंग के लिए रुक जाता है। उसकी कल्टीवेशन थोड़ी देर के लिए तेजी से बढ़ती है, फिर बॉटलनेक आने पर धीमी पड़ जाती है। उसे पता चलता है कि आगे बढ़ने के लिए विशेष तरीकों से अंदरूनी अंगों को मजबूत करना होगा। वह अपने पुराने वर्ल्ड के संसाधनों का उपयोग कर कमी पूरी करने का फैसला करता है। मूजिया विलेज में लोग मेले के लिए सामान तैयार करते हैं। मुआई उसे साथ चलने का निमंत्रण देती है। इसे एक आरामदायक यात्रा बताती है। व्यापार मार्ग शोर से गूंज रहा है, मॉर्टल वर्ल्ड की जीवंत लय दिखाता हुआ। गांव वाले लंबे समय से जुटाए जंगल के उत्पाद बेचते हैं। मुताई खुश होकर उसका धन्यवाद करती है कि सामान जल्दी बिक गया। छोटी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में भरोसा और अपनापन झलकता है। बड़े लोग दखल नहीं देते और उन्हें भीड़ में घूमने देते हैं, जबकि वह ऐसे खुले विश्वास से थोड़ा चकित रहता है। वे खुशी से बाजार में घूमते हैं। लड़की अपने नए उपहार से चमक रही होती है। तभी अचानक एक जानी पहचानी मदद की चीख उनकी खुशी तोड़ देती है। वह तुरंत लड़की को लेकर अफरा तफरी की ओर बढ़ता है। दृश्य देखकर लड़की भावुक होकर कांप उठती है। गुंडों का एक समूह बेरहमी से गांव वालों को पीट रहा है। पीड़ित असहाय होकर सब सह रहे हैं। लड़की रोते हुए अपने प्रियजन को बचाने दौड़ पड़ती है। उसका घायल और डरा हुआ पिता अफरा तफरी में उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। एक गुंडा कमजोर लड़की को लात मारता है और उसे बेकार कचरा कहकर गाली देता है। उसी क्षण एफन प्रकट होता है। ठंडे भाव से गुंडे की टांग पकड़कर उसे तोड़ देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। उसकी टांग अजीब तरह मुड़ जाती है और हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। एफन उसे डांटता है कि एक कल्टीवेटर होकर निहत्थे बच्चे पर हमला करना शर्मनाक है। डर से कांपते हुए भी वह गुंडा अपने गिरोह को हमला करने का आदेश देता है।
आदेश मिलते ही पूरा समूह ईयन पर टूट पड़ता है। एक तलवारबाज झपटता है, लेकिन एफन का पेट तोड़ देने वाला मुक्का खाकर दूर जा गिरता है और पीछे वालों को भी गिरा देता है। बिना रुके यानिफान दूसरे की गर्दन पर पैर रखकर ठंडे अंदाज में उसका अंत कर देता है। शांत स्वर में वह पूछता है कि क्या अब वह उन्हें सिखाने के योग्य है। मौत सामने देखकर नेता घबरा जाता है और दया की भीख मांगता है। दूर खड़ा सफेद बालों वाला आदमी चौड़ी तलवार के साथ चुपचाप सब देख रहा होता है, युवक की ताकत का अंदाजा लगाते हुए। उसे झटका लगता है कि लड़का बोन ब्रेकिंग रेल्म तक पहुंच चुका है। इफान एक गुंडे का कॉलर पकड़कर पूछता है कि उन्होंने हंगामा क्यों किया। उसका दूसरे नंबर का चाचा जल्दी से रोकता है और चेतावनी देता है कि ये लोग सिटी लॉर्ड के मेयर के आदमी हैं। यह सुनकर ईन की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह सच्चाई पूछता है। सफेद बालों वाला आदमी आगे बढ़कर दुर्घटना समझाता है और अपना नाम जोहो होन बताता है, जो सिटी लॉर्ड मंशन का हेड गार्ड है। एक गुस्से में गांव वाला कहता है कि पहले गाड़ी का नियंत्रण छूटा था और उसी से टक्कर हुई। अंकल मू जल्दी से बीच में आकर बड़े झगड़े से बचने के लिए अपना मान निगलने का फैसला करता है। वह गाड़ी के सामने घुटनों पर बैठकर घायल आदमी की खातिर सबको छोड़ देने की प्रार्थना करता है। इफान अब सच्चाई समझ जाता है। सरकारी हैसियत के कारण सब विरोध करने से डर रहे हैं। अंदर से एक हाथ पर्दा उठाता है और ठंडी स्त्री आवाज गलती का मुआवजा मांगती है। बोलने वाली लांसिंग नाई है, जो जोहो हॉर्न को आदेश देती है कि चेतावनी के तौर पर गांव वाले की टांगें तोड़ दी जाएं। अंकल मू पसीना बहाते हुए भी संयम से उसकी निर्दयता पर सवाल करता है। लांसिंग नाई दुष्ट हंसी हंसती है और कहती है कि उसके मूड खराब करने की यह छोटी सी कीमत है, फिर आदेश देती है। गंजा आदमी चौड़ी तलवार के साथ झुककर आदेश मानता है, खतरनाक आभा के साथ आगे बढ़ता है, किसानों का मजाक उड़ाता है और सबको मार डालने की कसम खाता है। जैसे ही तलवार गिरने वाली होती है, यंग शांति से एक हाथ से उसे रोक लेता है। गंजा आदमी पीला पड़ जाता है और हैरानी में गरज उठता है। यंग मुट्ठी भींचकर जोर से पलटवार करता है और चिल्लाता है, दफा हो जाओ। उसका मुक्का चेहरे पर पड़ता है और वह अविश्वास में डगमगा जाता है। भारी शरीर होने के बावजूद वह अगला वार मुश्किल से बचा पाता है। यायन पीड़ितों को ढाल बनकर पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। वे कहते हैं कि वे सुरक्षित हैं। छोटी रूरू डर और राहत में रोते हुए यान का नाम पुकारती है। लांसिंग नाय गुस्से से भौं सिकोड़ती है। उसे अनजान मूर्ख कहती है, जो उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करता है। ही फैन गंजे आदमी पर दृढ़ संकल्प से जलती मुट्ठी के साथ टूट पड़ता है। वह तलवार को आड़े रखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर होते ही तलवार उसकी ताकत से चकनाचूर हो जाती है और वह स्तब्ध रह जाता है। वह तुरंत अपनी दोनों बाहें सामने क्रॉस करके बचाव करता है और उस युवक की डरावनी ताकत को कोसता है। अगला मुक्का उसकी बाजुओं पर जोर से पड़ता है, लेकिन इस बार वह अभी उड़कर दूर नहीं जाता। ही फैन आंखें सिकोड़ लेता है। उसकी सहन शक्ति देखकर थोड़ा हैरान होता है। गंजा आदमी ताना मारते हुए बताता है कि यह आयरन आर्मर उसे सिटी लॉर्ड ने दिया है। वह बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ही फैन का मुक्का उसकी रक्षा भेद देता है, उसकी बाहें तोड़ देता है और सीना हिला देता है। उसका शरीर दूर जा गिरता है और फटे हुए अंदरूनी अंगों से खून उगलता है। सैनिक दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। अपने गिरे हुए नेता को देखकर घबरा जाते हैं। आसपास खड़े लोग दबी आवाज में फुसफुसाते हैं, रोमांचित भी हैं और अंजाम से डरे हुए भी। गंजा आदमी अपने आदमियों को हटने का इशारा करता है, चीखते हुए कहता है कि वह फैन को खुद मारेगा, फिर अपनी ब्लड एनर्जी भड़का देता है। उसका शरीर पागलपन भरी लाल चमक में डूब जाता है। यह दृश्य देखकर ही फैन भी सच में सतर्क हो जाता है। पलक झपकते ही वह दरिंदा तेजी से पास आकर जंगली मुक्कों की बारिश कर देता है। इफान की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वह इस अजीब तकनीक से उलझन में है। गंजा आदमी पागलों की तरह हंसता है, अपने अर्ली ब्लड रेल्म का घमंड दिखाता है और इफान का मजाक उड़ाता है। लेकिन वह बात पूरी करे उससे पहले ही इफान का मुक्का उसके चेहरे से टकराता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि ऊंचे रैंक के बावजूद उसकी ताकत कमजोर है। मुक्का उसके चेहरे को कुचल देता है। दांत और होंठ पहचान से बाहर हो जाते हैं। उसका शरीर हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है। सैनिक चीख उठते हैं। अंकल मू का समूह स्तब्ध खड़ा रह जाता है,
उनके मुंह खुले रह जाते हैं इस असंभव दृश्य को देखकर। वह भारी भरकम दरिंदा लगातार खून बहाता है, समझ नहीं पाता कि एक नौसिखिया इतना भयानक कैसे हो सकता है। रू दौड़कर इयन से लिपट जाती है और पूछती है कि क्या वह घायल है। वह उसे धीरे से भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। इफान चुपचाप खुद को परखता है और समझता है कि उसका अर्थबॉर्न फिजिक उसे स्थानीय कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। लांसिंग नाय गुस्से में सिटी लॉर्ड मैनर के सैनिकों को आदेश देती है कि सभी गांव वालों को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। सैनिक तुरंत एक साथ घुटनों पर बैठकर आदेश मान लेते हैं। अंकल मुंह डर से कांप उठता है। उसे याद आता है कि वहां कैद लोगों का कितना भयानक अंजाम हुआ था। तभी एक और बग्घी आकर रुकती है, जिसमें से स्टुअर्ट नीलन प्रकट होती है और लैंड परिवार के घमंड का मजाक उड़ाती है। उसकी आवाज सुनकर सबकी नजर नई आई बग्घी की ओर मुड़ जाती है। नान शांत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहती है कि खुलेआम जान की कीमत न समझना और ताकत का दुरुपयोग करना शर्मनाक है। लांसिंग का चेहरा काला पड़ जाता है और वह पूछती है कि नैन का असली इरादा क्या है। नैन मुस्कुराते हुए नीचे उतरती है और कहती है कि उसने खुद लैंड की बग्घी को दुर्घटना करते देखा है। वह इयन को विनम्रता से नमस्कार करती है और वह जल्दी से जवाब देता है। गांव वाले दंग रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इयन एक बो टावर की चीफ स्टीवर्ड को जानता है, जो एक बड़ी ट्रेड गिल्ड है। लांसिंग नाय ताना मारती है कि एक स्टीवर्ड आम लोगों से मेलजोल कर रही है। नान सख्त स्वर में जवाब देती है कि जनता ही राष्ट्र की नींव है और ऐसे अपमान पर राजसी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लांसिंग गुस्से से कहती है कि क्या नैन उसे खुलेआम धमका रही है। नैन ठंडे अंदाज में कहती है कि अगर वह गिरफ्तारी चाहती है तो पहले वन बो टावर से टकराना होगा। लांसिंग हिचकिचाती है, जानती है कि इतनी शक्तिशाली गिल्ड को नाराज करना विनाशकारी होगा। वह मजबूर मुस्कान के साथ पीछे हटने का नाटक करती है और गांव वालों को एक बार की माफी दे देती है। लैंड का काफिला घबराए पक्षियों की तरह जल्दी से हट जाता है। म्यू गांव वाले आखिर चैन की सांस लेते हैं, बाल बाल बचने की खुशी में। नेलन फिर एफान और बाकी लोगों को वन बो टावर ले जाती है। वह ईमानदारी से उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वह बात टाल देती है। वह घायल गांव वालों को गेस्ट हॉल में इलाज का आदेश देती है। बाकी लोग जाते हैं तो रुआरू इयन की आस्तीन खींचकर पूछती है कि उसका उस अमीर बड़ी बहन से क्या रिश्ता है। इफान थोड़ी सहलाकर बस इतना कहता है क्योंकि वह अभी भी उसका कर्जदार है। रू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बाद में नेलन एफएन के साथ चाय पीते हुए उसे लियोयान सिटी में रेयर बोन ब्रेकिंग रेल्म तक पहुंचने पर बधाई देती है। एफएन विनम्रता से कहता है कि आज वह उसकी मदद के बिना नहीं बच पाता और वह और चाय उंडेल देती है। नेलन पूछती है कि इतने दुर्लभ एलिक्सर्स वाला व्यक्ति गांव में क्यों छिपा है। यान का चेहरा सख्त हो जाता है और वह कहता है कि एक बात याद रखो, जो जानना जरूरी हो वही पूछो, बाकी मना है। नान हल्का कांप जाती है और तुरंत वादा करती है कि वह दखल नहीं देगी। एफन लहजा बदलकर उसे पिछली डील के 3 मिलियन गोल्ड के कर्ज की याद दिलाता है। वह झेंप कर मान लेती है। वह कहती है कि वह उसे नई मर्चेंडाइज दिखाएगी ताकि कर्ज समायोजित हो सके। व्यापार की बात से जैन को गार्ड कैप्टन के साथ हुई लड़ाई याद आ जाती है। वह उस अजीब मुक्का तकनीक का जिक्र करता है। एफान सीधे पूछता है कि क्या यहां उसकी शैली के अनुकूल कोई मार्शल आर्ट है। नैन उसे वन बो टावर के टेक्निक वॉल्ट में ले जाती है और नवीनतम मार्शल आर्ट्स दिखाती है। पहले वह चूनन फिंगर दिखाती है, एक ऊंचे रॉयल ग्रेड की फिंगर आर्ट जो साधने पर पत्थर भेद सकती है। फिर हीजिया दिखाती है, साउथ एम्पायर की मिड टियर रॉयल ग्रेड टेक्निक, जिसके लिए विशेष कल्चरेशन चाहिए। वह चूनहो हैंड जैसी प्रसिद्ध कलाएं भी दिखाती है, पर कोई भी ही फैन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करती। आखिर में नान ऊपरी शेल्फ से एक मैनुअल निकालती है और कहती है कि यही आखिरी विकल्प है। वह गंभीरता से बताती है कि इसका नाम शैडो फिस्ट है, एक उच्च रॉयल ग्रेड टेक्निक और वन बो टावर का खजाना। ही फैन थोड़ी सहलाकर संतुष्ट होता है। यही वह उच्च स्तर की कला है जिसकी उसे तलाश थी। मुख्य हॉल में रू अकेली घबराई बैठी है। उसने सुना है कि जीनियस को भी टॉप रॉयल ग्रेड टेक्निक सीखने में महीनों की साधना लगती है। जैसे ही इफान दिखाई देता है, रू दौड़कर खुशी से उसे गले लगा लेती है।
ईफान पूछता है कि वह आराम करने के बजाय बाहर क्यों इंतजार कर रही थी। रू सच्चाई से कहती है कि उसे चिंता थी। नीलन मुस्कुराकर कहती है कि उनकी नजदीकी असली भाई बहन जैसी लगती है। ईफान मजाक में रूओ के गाल खींचता है और कहता है कि वह उसकी छोटी पूंछ है। फिर वह अपने चोगे से कुछ निकालता है। वह एक बिल्कुल नया आउटफिट है जिसे वह रूओ को पहनकर देखने को देता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह पूछती है, क्या सच में यह उसके लिए है? नैन मुस्कुराकर कहती है कि इयन ने इसे खास उसी के लिए चुना। उसने पहले ही देख लिया था कि यह कढ़ाईदार बहती परी जैसी पोशाक है, सुंदर और प्यारी, लड़कियों के लिए एकदम सही। तभी माहौल गर्मजोशी से भरा ही था कि कोई दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि सेकंड अंकल खतरे में है। वे जल्दी से पहुंचते हैं और उसे बिस्तर पर बेहोश पाते हैं। बूढ़ा वैद्य जांच कर माथा सिकोड़ लेता है और कहता है कि चोटें गंभीर हैं, हड्डियां टूटी हैं, नसें फटी हैं। केवल कोई लेजेंडरी मास्टर ही उसे बचा सकता है, या शायद कोई डिवाइन मेडिसिन जो लगभग अस्तित्व में नहीं है। निराशा के बीच इयन शांत स्वर में कहता है कि शायद अभी भी एक रास्ता है। उसी रात मॉडर्न वर्ल्ड की एक फार्मेसी में बंद होने का समय होता है। थका हुआ क्लर्क दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक ईफान दोहरे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसता है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है और क्लर्क डर से पीला पड़ जाता है। यन अजीब मुस्कान के साथ रात की रोशनी में चौड़ी आंखों से देखता है। उधर दूसरी दुनिया में गांव वाले सेकंड अंकल के पास पहरा दे रहे हैं। रूरू और ज्यादा बेचैन हो जाती है क्योंकि एफन अभी तक लौटा नहीं है। तभी अचानक उसकी जानी पहचानी आवाज पीछे से पुकारती है। इरफान डॉक्टर के सामने एक चमकती हुई जड़ रख देता है और पूछता है, क्या इससे आदमी को बचाया जा सकता है? बूढ़े डॉक्टर की आंखें उन चमकती जड़ी बूटियों को देखकर फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में दो पौराणिक औषधियों के नाम लेता है, बीयू किन्हो और दैंग बी चौंकावा। फिर लिंगी सिंह जोड़ता है कि ये अनमोल डिवाइन मेडिसिन्स हैं। खुशी से भरकर वह कसम खाता है कि अब पूरी तरह ठीक होना संभव है। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी पवित्र जड़ी बूटियां एक साथ नहीं देखीं। रूअर अचानक इयन के घायल हाथ को देख लेती है और चिंता में चिल्ला उठती है। ईफान हड़बड़ा जाता है, समझ नहीं पाता कैसे समझाए। उसे याद आता है कि वह मॉडर्न फार्मेसी में घुस गया था और जरूरी सारी जड़ी बूटियां मांगने लगा था। घबराए क्लर्क ने दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे इयन का हाथ फंस गया और वह दर्द से चीख पड़ा। यह सोचकर यैंक कड़वी हंसी हंसता है, बहुत जल्दबाजी कर दी थी, भूल गया था कि उसकी कल्टीवेशन की ताकत वहां काम नहीं करती। 3 दिन बाद रू अपने नए कपड़ों में रसोई में सेकंड अंकल को डांटती है कि वह इतनी जल्दी बिस्तर से क्यों उठ गए। वह बेहतर महसूस करते हुए कहता है कि उसकी टांग ठीक है और पूछता है फैन कहां गया। रूरू बताती है कि वह टॉनिक्स ढूंढने गया है और जानबूझकर उससे छिपाया। दूसरी ओर ईफन एक उग्र सांप का सामना कर रहा है जो उस पर झपट रहा है। सांप उसके शरीर को कसकर लपेट लेता है, छोड़ने से इनकार करता है, फिर भी वह शांत रहता है, मुट्ठियां भींचे बिना घबराहट के। उसका मुक्का सांप को स्तब्ध कर देता है। हैरान होकर कि उसे चोट क्यों नहीं लगी, दैत्याकार सांप शक से उसे घूरता है। फिर वह जहरीले जबड़े खोलकर दहाड़ता है और काटने को झपटता है। एफन तिरस्कार भरी मुस्कान देता है और तेज धमाका होता है। सांप फट जाता है, मांस और खून चारों ओर बरसता है। एफन तेजी से उसका डीमन कोर उठा लेता है। शैडो फिस्ट की ताकत की पुष्टि करते हुए समझता है कि वह मिड स्टेज इंटरनल स्ट्रेंथ तक पहुंच गया है। रात तक एफन ने डीमन कोर्स का ढेर इकट्ठा कर लिया। सिंप्लीफाइड मैनुअल की बदौलत शैडो फिस्ट और आसान हो गई, उसे लेट स्टेज इंटरनल स्ट्रेंथ के करीब धकेलते हुए। अनगिनत पशु अंग खाकर ब्रेक थ्रू करने की प्रक्रिया याद कर यफीन घिन से कांप उठता है। तभी रू अंगों का सूप लेकर आती है, खुशी से कहती है कि यह यिफेन का पसंदीदा है। वह तुरंत उस विचार को झटक देता है। वह एक टोकरी उठाकर सेकंड अंकल के लिए मांस और रूरू के लिए फल ढूंढने निकलता है। तभी पीछे से उड़ते हुए चाकू आते हैं। यिफेन तुरंत हत्या की नीयत महसूस कर वार से बच जाता है। वह ठंडे स्वर में छिपे हमलावरों को सामने आने का आदेश देता है। कई काले कपड़ों वाले लोग कूदकर उतरते हैं और हंसते हैं, आखिर पकड़ लिया। वे उसे घेर लेते हैं और धमकी देते हैं कि वह जिंदा नहीं जाएगा।
यन एक नजर डालते ही समझ जाता है कि इसके पीछे मिस लान है। एक मान लेता है कि उन्हें अच्छी रकम मिली है और मास्टरमाइंड कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। बात पूरी होने से पहले वे तलवारें निकालकर टूट पड़ते हैं। यीफेन बचते हुए देखता है कि एक लेट स्टेज इंटरनल स्ट्रेंथ है और दो अर्ली स्टेज इंटरनल स्ट्रेंथ। जमीन पर सहज उतरकर यीफेन एक झटके में 3 पीक बॉनर फाइटर्स को गिरा देता है। साफ है दुश्मन तैयार हैं। रुओ का ख्याल कर वह जल्दी खत्म करने का सोचता है। इयन शैडो फिस्ट छोड़ता है। मुक्कों की आंधी असैसिन्स पर बरसती है। टकराहट की आवाजों के बीच वे बुरी तरह पिटकर गिर जाते हैं। एक डरा हुआ पूछता है, गलती कहां हुई? यीफेन मुस्कुराकर कहता है, जानकारी कभी भरोसेमंद नहीं होती। आदमी और डर जाता है, समझ जाता है यीफेन ने अभी तक असली घातक ताकत नहीं दिखाई। अफान उसके सीने पर पैर रखकर मास्टरमाइंड पूछता है, लेकिन वह असैसिन गिल्ड के नियमों का हवाला देता है। यीफेन उसकी जिद में दिलचस्पी लेता है और चाल बदलकर दोगुनी रकम देकर एम्प्लॉयर खरीदने का प्रस्ताव देता है। पहले वह वफादारी का दावा कर मना करता है, पर चांदी के ढेर के सामने लालच जीत जाता है। वे घुटनों पर बैठकर वान की रक्षा और क्लाइंट की जांच का वादा करते हैं। यीफेन व्यंग्य से कहता है, जिसने उसे मरवाना चाहा वही अपने जहर का स्वाद चखेगा। वह चुपचाप और मार्शल स्किल्स जुटाकर ब्लडिंग रेल्म तक पहुंचकर लायन सिटी पर राज करने की योजना बनाता है। मिस लैंटोर गुस्से में सड़कों पर निकलती है। नाराज की नैन ने कॉमनर्स का साथ दिया। लिनाय उसे समझाने की कोशिश करता है, बड़े हित की बात करता है। वह उसके बालों में दुर्लभ गोल्ड हेयरपिन लगा देता है, अपनी भेंट का घमंड करते हुए। तभी मिस लान जम जाती है। उसकी नजर नए आए व्यक्ति पर टिक जाती है। वह यीफेन है, जिसे अब तक मर जाना चाहिए था। गुस्से में वह लिन योंगकाई को थप्पड़ मारती है, चिल्लाती है कि वह यीफेन को मारने में नाकाम रहा। लिन योंगकाई चेहरा पकड़कर कहता है, उसने असैसिन्स पर बहुत खर्च किया, नाकामी समझ नहीं आती। मिस लान गालियां देती रहती है, कहती है अब वह खुद यीफेन से निपटेगी। लिन योंगकाई पीछे पीछे भागता है। यीफेन मार्शल स्किल्स खरीदने नाइलन से मिलता है। वह पूछती है क्यों? वह सहज कहता है, पैसा सब हल कर देता है, और वह चुप हो जाती है। नान नया हाई ग्रेड मूवमेंट मैनुअल निकालती है, कहती है यह उसकी जरूरत के लिए परफेक्ट है। यीफेन ऐलान करता है कि अब से कोई भी टॉप टियर टेक्निक ऑक्शन में मत डालो, वह सब सीधे खरीद लेगा। दूर से मिस लान हंसती है, उसे देहाती कहकर मजाक उड़ाती है। वह घमंड से कहती है जो भी वह पसंद करेगा वह तिगुनी कीमत देगी। नेल विनम्रता से मना करती है, याद दिलाती है कि वान बाओ पवेलियन निष्पक्ष बिडिंग नियमों पर चलता है। गुस्से में मिस लान घोषणा करती है, अगर वान उसे पछाड़ दे तो वह सार्वजनिक अपमान स्वीकार करेगी। यन हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ता है, मानो आगे का मजा देख रहा हो। मिस लान शर्त पक्की करती है, जोड़ती है अगर वह भुगतान न कर पाया तो उसे शर्म सहनी होगी। वह ठोड़ी उठाकर हंसती है और कहती है अगर वह हारा तो उसके जूते चाटे। यीफेन चुपचाप नेल को टोकन देता है और पेमेंट आगे बढ़ाने को कहता है। उसका शांत चेहरा संकेत देता है कि वह बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा है। टोकन देखकर भीड़ सन्न रह जाती है, कुछ डरे कुछ अनजान। तुआन वियान ऑर्डर को सर्वोच्च बैज बताया जाता है, जो बिना बोली खजाने तक पहुंच देता है। कहा जाता है इससे वान बाओ पवेलियन में असीमित क्रेडिट मिलता है, शहर में बहुत कम लोगों के पास है। अब भीड़ यीफेन की असलियत पर शक करने लगती है। वह मुस्कुराता है, पवेलियन के साथ पुराने एहसान को याद करता है। फ्लैशबैक में नैन उससे किसी की जान बचाने के लिए जड़ी बूटियां मांगती है। उसका कर्ज चुकाने के लिए वह टैबिंग वैन ऑर्डर को अंतिम प्रतिज्ञा के रूप में देती है। तब यीफेन आधा मजाक में इसकी ताकत पक्की कर स्वीकार करता है। वर्तमान में लौटकर लांसिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके पिता के पास भी ऐसा नहीं है। यीफेन टोकन घुमाते हुए कहता है उसकी खर्च करने की ताकत उसके घमंड से कहीं बड़ी है। वह ठंडे स्वर में याद दिलाता है कि अब उसे अपना सार्वजनिक वादा निभाने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी ओर एक यंग मास्टर पागलों की तरह लांसिंग को ढूंढ रहा है, उसकी सुंदरता और रुतबे की तारीफ करता हुआ। उसका साथी हंसता है, कहता है आज उसकी आभा कितनी अलग है। वह मजाक गूंजता है जब लांसिंग की जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है। तिरस्कार भरी नजरों के बीच
अपना वादा निभाने को मजबूर। यंग मास्टर वहां पहुंचा और उसका नाम लेते ही सदमे में जम सा गया, जबकि लानसिंगी अंदर ही अंदर नफरत से चीख उठी, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। ईफिन ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि वह ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई दबा सके। उसने साफ कहा कि वह कभी खुद मुसीबत नहीं ढूंढता, लेकिन उकसावे से भी नहीं डरता। फिर ईफेन ने आराम से लानसिंगी के सिर से हेयर पिन निकाल लिया और ठंडी नजर से उसे दोबारा उकसाने की गलती न करने को कहा। उसने पिन को कसकर पकड़ लिया, मानो उसके अंजाम का इशारा दे रहा हो, और अगले ही पल सबकी डरी हुई आंखों के सामने वह हेयर पिन धूल में बदल गई। ईफिन खड़ा हुआ और हल्के मजाक में कहता हुआ चला गया कि तमाशा काफी मनोरंजक था। तभी लिन युनकाई भीड़ को हटने के लिए चिल्लाता हुआ अंदर घुसा और जल्दी से लानसिंगी को उठाने लगा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसने अपना फैसला बदल दिया है। अब वह यान को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, बल्कि उसे तड़पते हुए जीते देखना चाहती है। और उसने लिन योंगकाई को चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उनकी सगाई खत्म समझे। लिन योंगकाई को अचानक समझ आया कि यान वही रहस्यमयी आदमी है जिसने बांशन आर्ट और असेंड हेवन टोकन हासिल किया था। यह सुनकर लानसिंग हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने बताया कि कैसे उसने कभी उसके लिए असेंड हेवन टोकन पर बोली लगाई थी, लेकिन यान ने बीच में ही उसे छीन लिया था। बाद में यान का पीछा करने भेजे गए उनके जासूस भी उसे खो बैठे। उलझन में लानसिंगी ने तय किया कि वह ईफेन की असली पहचान अपने पिता को बताएगी। उधर यान लंबी नींद से जागा और संतोष से आह भरी कि अपना बिस्तर ही सबसे अच्छा होता है। उसके सामने नए मार्शल मैनुअल्स रखे थे जो उसने खरीदे थे, जिनमें सैकड़ों जटिल वेरिएशंस थे, लेकिन सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल्स की वजह से उसने एक ही रात में सब सीख लिया। फिस्ट और मूवमेंट आर्ट्स को मिलाकर अब उसे भरोसा था कि वह पीक ब्लड रियल्म फाइटर का सामना कर सकता है। यिफेन ने सिक्लूजन में लौटने से पहले कल्टीवेशन का सामान खरीदने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुसीबत सामने खड़ी थी। मकान मालकिन मैडम गो खतरनाक अंदाज में इंतजार कर रही थी और जवाब न देने पर उसे डांट रही थी। ईफेन ने घबराकर माफी मांगी क्योंकि वह किराया देना भूल गया था। मडाम गो गुस्से से चिल्लाई कि पूरा भुगतान समय पर चाहिए। ईफेन घुटनों पर बैठ गया, कुछ सिक्के आगे बढ़ाकर मोहलत मांगने लगा। मडाम गो ने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि एक तंदुरुस्त जवान इतना कंगाल क्यों है। यिफेन ने बेबस सी मुस्कान के साथ कहा कि वह सारा समय कल्टीवेशन में लगा देता है। तभी अचानक मडाम गो ने पैसे वापस कर दिए और उल्टा कुछ अतिरिक्त पैसे उसके हाथ में ठूंस दिए, ये कहते हुए कि उसे जरूरत पड़ेगी और अगले महीने पूरा किराया देना। ईफिन ने झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वह अपनी पुरानी बाइक पर डिलीवरी करने निकल पड़ा। ऐप की लेट वार्निंग्स उसे दौड़ा रही थीं और वह खुद पर हंस रहा था कि एक दुनिया में शाही ठाठ है और दूसरी में धरती पर कंगाल हालत। ब्रेक के दौरान उसने एक बिजनेस वुमन का अजीब सा एडवर्टाइजमेंट देखा जो सरोगेट फादर के लिए बड़ी रकम देने को तैयार थी। वह इस जोखिम भरे ख्याल पर सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। यिफेन ने खुश होकर उठाया, लेकिन पिता की आवाज सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। बात सुनकर उसने तुरंत आने का वादा किया। उसी रात अस्पताल में उसने अपनी मां को बेहोश पाया और पिता ने बताया कि एक ड्रंक ड्राइवर ने हादसा कर दिया। सब कुछ गिरवी रख दिया गया है, फिर भी इलाज के लिए 3 लाख कम पड़ रहे हैं। ईफन ने भरोसा दिलाया कि वह पूरा बोझ उठाएगा और चुपचाप बाहर निकल गया। पिता की उम्मीद भरी नजरें उसके पीछे थीं। सुनसान स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर ईफन सोच रहा था कि किस्मत हमेशा गरीबों को ही क्यों कुचलती है। तभी दूर से मदद की हल्की चीख सुनाई दी। उसने देखा कुछ आदमी एक सफेद बालों वाली लड़की को जबरदस्ती घसीट रहे थे जो पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। उन्होंने उसके बॉडीगार्ड को मार गिराया और धमकियां देकर उसे और डराया। अचानक एपन उनके पीछे प्रकट हुआ और लीडर के चेहरे पर जोरदार लात मारी। लड़की ने मुड़कर देखा और यह दृश्य देखकर सहम गई। ईफन ने एक और गुंडे को गिरा दिया और उन्हें कमजोर पर हाथ उठाने के लिए डांटा। एक आदमी चीखता हुआ दूर जा गिरा और पैर पकड़कर तड़पने लगा। चश्मा पहने आदमी ने सबको हमला करने का आदेश दिया, लेकिन यीफेन आसानी से बचता गया। एक सटीक वार में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और समझ गया कि उसकी दूसरी दुनिया की ताकत अभी भी धरती पर काम कर रही है। सालों की ट्रेनिंग उसके शरीर में रची बसी थी। उसकी रफ्तार और सहन शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। कुछ ही पलों में पूरा गैंग पिट चुका था और चश्मे वाला आदमी अपने सातों इलीट के हार जाने पर जड़ हो गया।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एफेन उसके सामने था और एक भारी वार ने उसे ढेर कर दिया। उसे समझ आ गया कि आगे लड़ना आत्महत्या है और जीत की कोई उम्मीद नहीं। हार चुके आदमियों को देखकर सफेद बालों वाली लड़की स्तब्ध खड़ी थी। यीफेन ने संक्षेप में पूछा कि वह ठीक है या नहीं और उसे जाने को कहा, लेकिन उसने उसे रोक लिया और घर तक सुरक्षित छोड़ने की गुजारिश की। यीफेन ने मना किया कि उसे डिलीवरीज पूरी करनी है। हाँ, वह पुलिस बुला सकता है, मगर लड़की ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया और एस्कॉर्ट्स के लिए 1 मिलियन देने की पेशकश कर दी। यीफेन ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और